Hello students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta, I am here to teach you mathematics. तो आज हम आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी रियल नंबर्स पढ़ा है. आपने क्लास 9 में भी रियल नंबर्स पढ़ा है, क्लास 8 में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हमने किया था. तो रियल नंबर्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे कि रियल नंबर्स हैं क्या. तो रियल नंबर्स एक्चुअली एक कंप्लीट फैमिली है. रियल नंबर इज अ कंप्लीट फैमिली ऑफ नंबर्स. तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, या तो नंबर्स होंगे विदाउट डेसिमल या विद डेसिमल्स. हम लिख लेते हैं विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल. तो नंबर विदाउट डेसिमल का क्या मतलब हुआ? जिनमें कोई डेसिमल नहीं होगा. वो नंबर कैसे? जैसे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इट गोज अप टू इंफिनिटी. तो यानी कि इसमें कौन कौन से टाइप के नंबर आ सकते हैं? लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और ये कोई इनके नंबर फाइनाइट नहीं है, ये जाते हैं इनफाइनाइट तक. इनफाइनाइट नंबर्स हैं. तो आप इनको कौन से नंबर्स बोलते थे? ये नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स. हम कहते हैं ना, हम काउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया था काउंटिंग नंबर. पर हमारे नेचर में ये वाले नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं. मैथमेटिकल टर्म में हमने इसको क्या नाम दिया था? नेचुरल नंबर्स. तो ये नेचुरल नंबर्स थे. पर इसके बाद अगर हम ये 9 तक नंबर लिख देते हैं, उसके बाद एक नंबर आ जाता है 10. ये वाला डिजिट 0 भी आ रहा है, एग्जिस्टेंस में है. तो यानी ये भी एक डिजिट है, तो ये नंबर भी हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ गया. तो ये 0 से लेके लास्ट तक जो नंबर जाते हैं, ये होल नंबर्स की फैमिली बन गई. होल नंबर्स. ठीक है जी. तो ये नंबर्स हो गए हैं जो विदाउट डेसिमल. और भी ऐसे कोई नंबर हैं जो विदाउट डेसिमल हो सकते हैं? ये तो हमारे पॉजिटिव में. ऐसे भी तो हैं कि कुछ नंबर नेगेटिव्स में. आपने पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इट ऑल्सो गोज अप टू इंफिनिटी. ठीक है. अच्छा, अब बात आती है कि अब ये माइनस प्लस वाले जो नंबर्स हैं, इनको क्या कहेंगे हम? ठीक है जी. तो ये वाले जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं, जिनको हमने नेचुरल नंबर भी कहा, काउंटिंग नंबर्स भी कहा, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं. ये आपने अपनी अर्लियर क्लास में सीखा है. हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं इनको, सो दैट कि आपका ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें आप सब चीजों से फैमिलियर हों. ठीक है जी. ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर. ये वाले जो नेगेटिव साइड हैं, इनको क्या कहते हैं हम? नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स. अब एक ये 0 नंबर बचा, इसको भी तो कोई नाम देंगे. तो ये कौन सा होता है? 0 इंटीजर, जिसको हम न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं. 0 इंटीजर. ठीक है. तो ये हो गए इंटीजर्स. अब बात आती है कि हमने कहा था कि जो विद डेसिमल नंबर्स हैं, विद डेसिमल का क्या मतलब है? डेसिमल्स में. डेसिमल्स. डेसिमल्स कब आते हैं? जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, यानी p/q की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/2. आप इनको डिवाइड करते हो तो डिवीजन तो सबको आती है. ये तो हम 4th 5th क्लास में सीख ली. 3rd 4th क्लास में हमने डिवीजन की है. कैसे इनको डेसिमल्स में आता है आंसर. 1 को 2 से, 2 को 1 से डिवाइड, 1 को 2 से करते हो तो वो क्या आएगा आंसर? डिवीजन करेंगे हम तो वो पॉइंट्स में आएगा, वो डेसिमल्स में आएगा. वो डेसिमल एक्सपेंशन के अंडर आते हैं, वो विद डेसिमल्स नंबर में आते हैं. ठीक है जी. तो ये तो हो गया कि अब जैसे अगर आपने 1 को 2 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा 0, 0.5, ये हो गया रिमाइंडर 0. अब ऐसे ही अगर आप 2 को डिवाइड करो 3 से, नहीं जाएगा, 3 0 0, फिर एक 0 लगा के हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा. 3 6 जा 18, 2, फिर
3 6 जा 18 2, यानी कि वो रिमाइंडर भी बार बार रिपीट हो रहा है, कोशेंट भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर्स दो तरह के हैं, जिसमें या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है या रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो हमारे विद डेसिमल नंबर हैं, उनको क्या कहते हैं हम, वो किस टाइप के नंबर हो गए, हैं नंबर्स इन विच रिमाइंडर टर्मिनेट्स और नंबर्स इन विच रिमाइंडर डजंट टर्मिनेट। तो हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स, ये जो नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें रिमाइंडर टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं पर साथ साथ क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर। तो अब जो डेसिमल एक्सपेंशन में है विद डेसिमल रियल नंबर्स हैं, वो क्या सिर्फ ये दो ही कैटेगरी में आ सकते हैं, इसके अलावा कोई कैटेगरी आप लोगों को रिकॉल है जो आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा हो? यस, एग्जैक्टली, इरैशनल नंबर्स जो आपने पढ़े हैं अपने, वो कौन से नंबर थे विद डेसिमल में, कौन से नंबर थे, कौन से नंबर हैं वो विद डेसिमल में? एक तो हमने पढ़े रैशनल नंबर्स और कौन से थे, इरैशनल नंबर्स। तो वो किस टाइप के नंबर्स थे, वो किस टाइप के नंबर हैं, लाइक हम लिख दें 0.1 001 0001 00001। अब इस नंबर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? और नंबर भी हैं लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप इनको सॉल्व करोगे, अगर ऐसे नंबर ना तो जिनका रिमाइंडर 0 हो सकता है, ना ही जिनके रिमाइंडर रिपीट होंगे, क्वोशंट रिपीट होंगे, ऐसे ही नंबर नहीं है। तो ये कौन से नंबर हैं, ये इरैशनल नंबर्स हैं जो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, तो ये बात थी हमारी, हमने रिकॉल किया, रिवीजन किया रियल नंबर्स के ऊपर। डिटेल में और इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपके इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में रियल नंबर्स में सबसे पहले एक लेमा दिया है। अब ये लेमा क्या है, ये लेमा हमारे लिए एक नया वर्ड आ गया है, कुछ नया नहीं है। ये लेमा जो अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, कुछ किसी भी प्रॉब्लम की जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है वो हम थ्योरम कहते थे, वो भी लेमा भी वही थ्योरम ही है। लेमा क्या होती है, थ्योरम। ठीक है, और डिवीजन, डिविजिबिलिटी के ऊपर बात है, डिविजिबिलिटी के ऊपर बात है। ठीक है जी, तो यानी कि एक यूक्लिड ने जो है डिवीजन के ऊपर, डिविजिबिलिटी के ऊपर जो थ्योरम दी है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है सबको? अब बात आती है कि ये है क्या। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वर्ड भी आएगा। एल्गोरिथम क्या वर्ड होता है, ये भी आपने पढ़ा ही है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वर्ड क्या होता है कि इस थ्योरम को हमने अपने प्रैक्टिस में जो लाना है, जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में, वो एल्गोरिथम होती है। ठीक है, तो ये बात अब आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली में ये लेमा है क्या। ठीक है, ये कुछ नहीं है जो हमने, अगर आप अपना रिविजिट करें कि डिविजिबिलिटी होती क्या चीज थी, क्या डिविजिबिलिटी में क्या रूल फॉलो करते थे, कुछ भी अगर आप डिवीजन करते हो क्या फॉलो करते थे, अगर आप
किसी नंबर को p/q है, या इन जनरल लेने की बजाय मैं कोई एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, लाइक 25/3 है, सपोज कर रही हूं मैं ये जस्ट, ठीक है। कैसे डिवीजन करते थे आप, 25 को 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, रिमाइंडर रहा 1। याद है सबको क्या था डिविजिबिलिटी का जो हम रूल फॉलो करते थे, अगर लिखते थे इसको एक्सपेंशन फॉर्म में, वो कैसे लिखते थे, क्या लिखते थे, डिविडेंड। याद करो, सबको याद आ जाएगा कि ये हमने छोटी क्लासेस में किया है। डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या होता है इक्वल टू, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद आ गया सबको कि क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता था। डिविडेंड क्या होता है, जो हमारा, जिसको हमने डिवाइड करना होता है। यहां पर फिल करके देखो, 25 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट क्या होता है ऊपर, ये जो आंसर ऊपर आता है, रिमाइंडर क्या होता है जो नीचे बैलेंस बच गया 1। ये देखो, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 24 + 5, 24 + 1 का साइन, ये 25 इज इक्वल टू 25 हो जाता है, यही होता है। तो ये एक्चुअली में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये यही है और कुछ नहीं है, ये यही है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज की फॉर्म में पढ़ोगे तो वो क्या होगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से है। ये एग्जाम्पल भी अभी आपको बताऊंगी। तो क्या है ये, इसकी स्टेटमेंट, इफ क्या है, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b we have found whole numbers q and r satisfying the relation a is equal to bq plus r, where r is greater equal to 0 less than equal to b। जो अभी हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, 25 को हमने 3 से डिवाइड किया था, 3 8 जा 24, 1 रहा था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस में 1, यही था हमारी अभी स्टेटमेंट के साथ। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके साथ मैच करो। ए क्या है, डिविडेंड, बी क्या है हमारा, डिवाइजर, क्यू क्या है हमारा, कोशेंट, आर क्या है हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, हमारी ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज थ्योरेटिकल वे में जो स्टेटमेंट लिखी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसके साथ मैच हो रही है ना। मैच कैसे हो रही है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है b, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो और साथ में क्या लिखा है, r जो है, जो हमारा रिमाइंडर है, वो या तो 0 आ जाएगा, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बच सकता है, यानी कि पूरा पूरा टर्मिनेट हो सकता है, या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है, या क्या होगा हमारे, ये क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। या ये वाला साइन सबको पता है ना, ये इक्वल का साइन है और ये r 0 से बड़ा होगा, पर हमेशा छोटा b से होगा। b क्या है हमारा, डिवाइजर, यानी इससे हमेशा छोटा आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा देख लो, एग्जैक्टली वही है जो हम अपने छोटी क्लास में डिवीजन का रूल सीखा था हमने। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें अब आप भूलेंगे तो नहीं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था। याद रखना डिवीजन वर्ड से कि ये डिविजिबिलिटी वाला ही रूल जो हमने छोटी क्लासेस में किए, तो आपको ये स्टेटमेंट याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक में इसी से रिलेटेड जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप रीड करोगे, एग्जैक्टली उसी लाइन पे उसने क्या कहा था, कंसीडर द फॉलोइंग पजल। क्या है,
A trader was moving along a road selling eggs, and an idler who didn't have much work to do started to get the trader into a wordy duel. कि कोई जो अपने वर्क के लिए कोई ट्रेडर था जो मॉर्निंग में निकला अपने एग्स वाला अपना सामान वो बेचने के लिए निकला, पर कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो उनको बीच में परेशान करने के लिए, तो एन आइडलियर जिसके पास कोई काम नहीं था उसने उसके साथ बहस स्टार्ट कर दी। तो क्या किया उसने, उसकी बास्केट को लिया और उसने उसको फेंक दिया, तो उसके एग्स टूट गए। तो उसने इसकी ये जो कंप्लेंट है वहां पंचायत को की। देन पंचायत क्या पूछती है उससे, पंचायत आस्क्ड द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वर ब्रोकन। तो उसने क्या आंसर दिया, इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। कि मान लो जैसे 5 थे, 5 है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल 5, कि अगर 5 एग्स हैं, वो उसको ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे पास 5 एग्स थे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप उसको पेयर्स में काउंट करो तो एक बच जाएगा। यानी अगर पेयर में काउंट करने का क्या मतलब है, 4 के पेयर बनेंगे ना, 2 के 2 पेयर्स, फिर एक बचेगा। ऐसे उसने आंसर दिया। तो उसने क्या क्या आंसर दिया कि अगर पेयर्स में काउंट करोगे तो एक बच रहा है, अगर उनको 3 के मल्टीपल में काउंट करो, 3 के, जैसे 3 अगर 7 हो, 3 का एक पेयर, 3 का एक, 3 6 और 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, वो कह रहा है बैलेंस बच रहे हैं। अगर 4 के मल्टीपल में काउंट करोगे तो 3 बैलेंस बच रहे हैं, 5 में करोगे तो 4 बैलेंस बच रहे हैं, और अगर 6 का मल्टीपल काउंट करोगे तो 5 बच रहे हैं। ये सारी ये सिंपल लैंग्वेज तो आप जानते हो क्योंकि हम बहुत छोटी क्लासेस से ये सब सीखते आ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को देने का मतलब क्या है कि वो ये बताना चाह रहा है कि उसने कैसे उसको डिविजिबिलिटी वाला इस मेथड को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, कि उसने आंसर कैसे दिया कि वो मल्टीपल की फॉर्म में, यानी कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लस प्लस रिमाइंडर जो है उसके टोटल एग्स बन रहे हैं, ठीक है जी। तो उसने ऐसे ही दिया है कि अगर 7 के मल्टीपल में काउंट करोगे तो मेरे पास जो है कुछ भी बच नहीं रहा था, यानी वो 7 के मल्टीपल उसके कुछ एग्स थे। तो माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट 150, 150 से ज्यादा एग नहीं थे, 150 से ज्यादा एग्स नहीं थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये वाली अपनी स्टेटमेंट दिया कि उसके जो टोटल एग्स थे a इज इक्वल टू 7p, यानी कि 7 का मल्टीपल, यानी वो 7 से डिवाइड हो रहे थे। कोशेंट कुछ आ रहा होगा, a तो टोटल नंबर ऑफ उसके एग्स हैं, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट उसकी बन रही थी ये। उससे अपोजिट अगर वो 6 का मल्टीपल था तो 5 बच रहे थे। यानी कि ये सारी जो उसने अपनी बात कही है वो थ्योरेटिकल वे में कही, तो वो वैसे हमने यहाँ पे लिखी हैं सारी, ठीक है जी। तो वो लिखी जो है हमने, एक बारी चेक करो आप, a इज इक्वल टू 5w प्लस 4, अगर 5 का मल्टीपल था, 4 का मल्टीपल तो ये वाली स्टेटमेंट उसने बोली थी, 3 का मल्टीपल था तो ये स्टेटमेंट बोली थी, 2 का मल्टीपल था तो ये स्टेटमेंट बोली थी, है ना। तो अब जो है उसने इन ईच केस वी हैव ए पॉजिटिव इंटीजर b इन आवर एग्जाम्पल एंड टेक्स द वैल्यूज दिस। वही डिवाइजर वाली बात है ना कि कितने कितने डिवाइजर्स थे, डिवाइजर या तो वो 7 का मल्टीपल 6 का 5 4 3 2 इस तरह से थे, और रिमाइंडर ये बच रहे थे। तो इसी तरह से जो अभी हमने अपनी डिविजिबिलिटी वाला फॉर्मूला चेक किया, उसी के ऊपर बेस्ड जो है ये वाला जो अभी एग्जाम्पल हमने किया, उसने भी सेम एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस के ऊपर उसने अपना एग्जाम्पल दिया है कि कुछ भी है, अगर एक टोटल नंबर है वो किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीपल है, जिसमें ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर बच रहा है। तो इस तरह से कुछ भी अगर आप डिविजिबिलिटी वाला करोगे, कोई भी लेमा कर रहे हो, तो वो क्या होगा, इसी फॉर्म में होगा जो अभी हमने डिस्कस किया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आप सबको अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और याद करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने माइंड में क्या रखना है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम डिविजिबिलिटी के ऊपर है। और डिविजिबिलिटी हमने जो छोटी क्लासेस में फॉर्मूला सीखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन b क्या है हमारा, डिवाइजर। क्लियर है सबको। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। थ्योरम हमने ये सीख ली है, ठीक है जी, यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो थ्योरम हमें कही गई है। अब बात क्या आती है,
अब बात है हमारी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम वर्ड मैंने अभी अभी आपको बताया कि एल्गोरिदम वर्ड क्या है, कि इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने कहा था कि एल्गोरिदम है किसी भी प्रॉब्लम को थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, उसके स्टेप्स को फॉलो करना, उसके प्रोसीजर को फॉलो करना, दैट इज एल्गोरिदम। और हमारे इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये टेक्निक है, क्या टेक्निक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कोई नई टर्म नहीं है, ये भी हम अपनी छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या सीखा था आपने, हाईएस्ट, रिकॉल दैट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A and B इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स D that divides both A and B। यही था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, सबसे लार्ज वाला फैक्टर, लार्ज फैक्टर, दो पॉजिटिव इंटीजर A and B, कोई A है कोई B है, इसके आप फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो, दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द HCF। अच्छा, अब आपने HCF जो निकाला है अभी तक अर्लियर क्लासेस में, कैसे याद है, कैसे निकाले थे हमने HCF? सबको जनरली तो याद आएगा, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद आएगा? चलो एक बार देखो आप कैसे करते थे। 455 का हमने जी HCF निकालना है। 455 के सबसे पहले, ये तो हो गया हमारा 455 के फैक्टर्स कर रहे हैं। अगर HCF निकालना है तो किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर का कॉमन फैक्टर होता है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते थे, ये अगर आप करो 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये किससे डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा, ये इस तरह से आप फैक्टर्स बनाते थे ना, 5 7 और 13, इसी तरह से बनाते थे। अब यहां पे क्या करा, लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स through an example. Suppose that we need to find the HCF of the integers 455 and 42. अभी ये 455, दूसरा नंबर क्या है 42, इसका कैसे करोगे? सबसे पहले हम, अच्छा ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी अगर आप करते थे, कैसे करते थे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, दो वर्ड से, प्राइम और फैक्टराइजेशन। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ये मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, सब आपने सीखा हुआ है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर्स या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से, जैसे 2 है 2 है, वो या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, उसका और कोई फैक्टर नहीं है। 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर से हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि 42 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 2 3 7, ठीक है जी। तो इसमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आप निकालते थे वो क्या होता था, जो दोनों में कॉमन है, ये हो गया जी दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये हम कहते थे HCF आ गया 7। पर अब हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम जो कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना, उसमें यानी कि हमें डिवीजन वाले फॉर्मूला से उसकी हमने HCF निकालना है। सो उसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास नंबर है 42 और 455, ठीक है जी। इसको डिवीजन करना शुरू करना है हमने, तो कैसे होगा, 42 1 जा 42, ठीक है, बैलेंस रहा 3 और ऊपर से कैरी किया 5, 35, ठीक है। तो अगर अब आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में करोगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में करोगे तो क्या होता है कि हमारा कोशेंट 45 इज इक्वल टू, आपने यहां लिख लेना है इस डिवीजन के बाद, वी गेट, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, वी गेट
डिविडेंड which is A equal to 455, या यहां पे एक बार लिख भी लो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कोमा आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और छोटा होगा B से। ठीक है, अब बात आई कि यहां पे हमने क्या है कि वी गेट डिविडेंड विच इज A इज इक्वल टू 455, B इज इक्वल टू B क्या है यहां पे 42 डिवाइजर Q क्या है यहां 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 35। तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, देयरफॉर वी गेट क्या आ जाएगा 455 इज इक्वल टू डिवाइजर 42 मल्टीप्लाई में कोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो अब ये एल्गोरिदम यहां खत्म हो गई? नहीं, अभी जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया कि दोनों के कंप्लीट फैक्टर्स निकाल लिए जब तक वो 1 नहीं आ जाता या जब तक वो डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता, दोनों फिर कॉमन फैक्टर निकाला। ठीक है, अब जब डिवीजन वाले से करते थे, आपको याद है डिवीजन फॉर्मूला से आप HCF कैसे निकालते थे कि हम उसको, उस एल्गोरिदम को, उस प्रोसीजर को तब तक फॉलो करते थे, तब तक कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। मैं ये वाली डिवीजन आपको करके बताती हूं, एक बारी याद आ जाएगा आपको। कैसे करते थे आप? यहां पे 455 को 42 से अगर आप डिवाइड करते थे, 42 1 जा 42, बैलेंस रहा 3, कैरी किया 5, जब रिमाइंडर ऐसे आया तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते थे ऐसे, इसको हम बना लेते थे डिवाइजर, डिविडेंड बन जाता, और डिविडेंड क्या बन जाता था जो वहां पे डिवाइजर था। अब इसको किया 35 1 जा 35, 12 माइनस 5 7, अभी भी रह गया रिमाइंडर 7। अब ये वाला अंदर आ जाएगा डिवीजन के अंदर, 7 5 जा 35, अब यहां पे 0 आ गया, तो यानी आ गया ना 7, अभी आपने चेक किया था। तो इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है यहां पे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज अभी जैसे हमने किया, पहले वाला स्टेप किया था, उसके बाद आपने अपनी यूक्लिड डिवीजन लैमा वाली स्टेटमेंट लिख के, यूक्लिड डिवीजन लैमा लिख के आपने फॉलो कर दिया कि हमने ये किया। नाउ इसके बाद लिखना है, नाउ वी हैव, क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर इज 35 एंड डिविडेंड इज 42। ठीक है, तो उसको आपने डिवाइड करके दिखा देना है। तो 35 को 42 से जब करोगे क्या आ जाएगा, 35 1 जा 35, जो अभी मैंने लॉन्ग प्रोसीजर में किया था 7। सो वी कैन राइट क्या हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। फिर नाउ अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, अब जो A है वो 35 हो जाएगा, जो हमारा डिविडेंड है B हमारे पास 7 हो जाएगा। क्या होगा, अब देखो 7 अंदर चला जाएगा, 35 बीच में आ जाएगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0, यानी हमारा जो स्टेप्स हैं यहीं पे हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, सो वी कैन राइट, यहाँ पे लिखती हूँ, सो वी कैन राइट क्या हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू 7
मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0। ठीक है जी। तो अब जब 0 आ गया रिमाइंडर, जो ये हमारा डिवाइजर होता है लास्ट स्टेप में, दैट इज द HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। तो यहाँ पे HCF हो गया 7। ठीक है, सेम वही है कि जो आप पहले भी HCF आपने निकाला है डिवीजन मेथड से छोटी क्लासेस में, वही है ये। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली आप लिख के बता सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे। लिखने का वे बदल गया, किया हुआ वही है जो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में किया था। किसी को कोई डाउट? आई थिंक ये सबको किया है, बस रिवाइज हो गया है। ठीक है सबके लिए। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट, ये हमने सारा वही प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ ये सारे यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस एग्जांपल में आपको क्या पूछा हुआ है? यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4, 0, 5, 2 एंड 1, 2, 5, 6, 7। इसका क्या है? स्पेशली उसने मेंशन किया, नहीं तो HCF फाइंड करने के लिए हमें पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देना है। नहीं, वो हमने पहले सीख लिया, हमने उसको चेक भी करके देख लिया कि दोनों मेथड से सेम ही आता है ना। बट हमें यहाँ स्पेसिफिक मेंशन किया है यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज करना है। उसमें क्या है? दैट इज सिमिलर टू डिवीजन मेथड ऑफ HCF, है ना। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हम पहले आप लिख लो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R क्या होता है? 0 से या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, या B से तो हमेशा छोटा ही होगा। A क्या है? डिविडेंड। हमारे ये दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको याद ही है ना, डिविडेंड होता है ये। चलो मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ ताकि जिनको ये वाला फॉर्मूला याद रहता है वो वैसे याद रखे। ये था डिवाइजर, Q क्या था? कोशेंट, और R क्या था? रिमाइंडर। ठीक है जी। अब ये है, नाउ वी हैव A इज इक्वल टू, हमने A जो डिविडेंड है वो हमेशा बड़े वाला नंबर मानना है। ठीक है ना, ये तो पता ही है सबको। A क्या है? 1, 2, 5, 7, 6 एंड B क्या है हमारे पास? B है 4, 0, 5, 2। अब क्या करना है? हमने इसकी डिवीजन स्टार्ट करनी है। 4, 0, 5, 2 आएगा बाहर डिवाइजर की तरह, अंदर चला जाएगा 1, 2, 5, 7, 6। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करना कैसे स्टार्ट करेंगे? टेबल पे चेक करो कौन से टेबल पे जाएगा। 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 पर हो जाएगा, है ना। 4 पर ज़्यादा हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, है ना। अब माइनस करते हैं, 6 - 6 0, 7 - 5 2 और 5 - 1 4। ठीक है, सो वी गेट 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू क्या आएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर है 4052 मल्टीप्लाई में कोशेंट 3 प्लस में रिमाइंडर, ये आ गया। नाउ अगेन वी हैव A इज इक्वल टू, अब A क्या हो जाएगा हमारे पास? A इज एज
ए क्या, ए की जगह क्या, ए क्या था जो अंदर जाएगा डिविडेंड। अब हमने क्या करना है, जो हमारा डिवाइजर था वो अंदर डिविडेंड की तरह आ जाएगा, और ये जो रिमाइंडर रहा है, जो रिमाइंडर बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर। यानी ए जो है 4052 और बी क्या है 420, है ना। अभी मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन करके बताई, नहीं तो आप एक साइड में अपने, जिसको ऐसे कंफ्यूजन है वो एक साइड में अपना सारा प्रोसीजर ऐसे फॉलो करके देख ले कि हमने इसको पूरा जो लॉन्ग प्रोसीजर अभी मैंने करके बताया कि अब जैसे ये 4052 से आपने डिवाइड किया, आपने ऐसे करके देख लेना ताकि कौन सा रिमाइंडर कौन सा डिवाइजर बन रहा है उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। 3 से किया 1 2 1, मैं दोनों तरह से लिख रही हूं ताकि जिसको जैसे समझ आए वो वैसे करे। 420, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4052 जो है यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ये थोड़ा 4052 हमारा अंदर डिविडेंड हो जाएगा। अब ये कितने वाले टेबल पे जाएगा, है ना। यहाँ पे भी साथ साथ लिख रही हूँ और यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये चेक करो कौन से नंबर पे जाएगा। 8 9 पर हो जाएगा डिवाइड, 900 18 37, यही आएगा इसको करके डिवाइड। 9 के टेबल पर ऐसे ही जाएगा 900 इतना। अब माइनस करो 2, 15 माइनस 8 7, और यहाँ रह गए 9, 9 माइनस 7 2। अब ये अंदर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब 2 से तो नहीं 1 पर ही जाएगा, 272, है ना। 272, बैलेंस कितना रहा 8, यहाँ रह गया 11, 11 माइनस 7 4, और यहाँ रह गया 3, 3 माइनस 2 1। इसको यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 148 अब चला जाएगा बाहर और 272 अंदर। अब 1 से ही जाएगा, 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 148, 12 माइनस 8 4, यहाँ रह गया 6, 6 माइनस 4 2, और 2 माइनस 1 1। अब फिर 148 अंदर चला जाएगा। अब ये फिर 1 पर ही जाएगा, 124 4 बैलेंस, यहाँ 2। अब आ गया 24 बाहर, 124 अंदर। कितने पर डिवाइड होगा, कितने पर 5 पर, 5 4 जा 20, 12 4, और 4 बाहर 24, 4 6 जा 24, है ना। अब रिमाइंडर आ गया, यानी HCF इसका 4 आ गया। और यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। अब A और B यहाँ पे ये हैं, तो क्या होगा 420 बाहर 4052, है ना, ठीक है। अब कितने पर जा रहा है ये 420 के टेबल पे आपने। अब ये स्टेप्स, इसको यहाँ से ये आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और ये मैं ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो ऐसे लिखना है। यहाँ से ये हो गया, उसके बाद आपने लिखना है A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। कितने वाले टेबल पर जा रहा है ये 420 से अगर आप कर रहे हो 9 पर, 900, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 1 37, बैलेंस रहा 2, 15 माइनस 8 7, यहाँ बैलेंस रह गया 9, 9 माइनस 7 2, ठीक है। अब सो वी गेट, इसके बाद लिखना है आपने, वी गेट 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272, ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। अब क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा B डिवाइजर, और 420 जो है वो बन जाएगा डिविडेंड, है ना। नाउ आपने इसके बाद लिखना है, नाउ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420
एंड b इज इक्वल टू 272। अब इसकी डिवीजन आपने स्टार्ट करनी है 272 420 से, वो आपने करके देख लेनी है कितना आ जाएगा। वो ये डिवीजन प्रोसेस लिख के फिर आपने लिखना है 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस में कितना आ जाएगा 148। ठीक है जी। तो अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या होगा, नाउ a इज इक्वल टू, a अब क्या बन जाएगा 272 एंड b इज इक्वल टू 148। फिर से आपने इसकी डिवीजन करनी है। 148 से 272 को डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप, मैं यहाँ थोड़ा सा ये कर देती हूँ क्लियर ताकि आपको यहाँ पे मैं लिख सकूँ ये। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप क्या, वी विल गेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जब डिवीजन करोगे आपने करके देख लेनी है, ये आ जाएगा 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है जी, यही आ जाएगा। आप इसकी जब डिवीजन करके देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब अभी भी हम कहेंगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगेन a जो हो जाएगा 148 हो जाएगा। जो जो डिवाइजर है वो a बनते जाएंगे, जो रिमाइंडर है वो b बनते जाएंगे। ठीक है, b इज इक्वल टू 124, है ना। अब क्या होगा, अब कैसे इसको, अब 148 को 124 से आप यहां डिवाइड करके दिखाएंगे तो क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे, देन वी गेट क्या आ जाएगा, 148 को 124 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 124 इज इक्वल टू क्या आएगा, 148 को कर रहे हो डिवाइड आप, है ना। 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस में 24, यही आया। अभी भी रिमाइंडर हम लिखेंगे, रिमाइंडर r इज इक्वल टू 24 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया। सो अगेन आप लिखो कि अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, सारा वही प्रोसेस अगेन फॉलो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सारा प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ये सारा नोट डाउन कर चुके हो, स्टेप स्टार्टिंग से हमने जो फॉलो किया था। अब अगेन वी हैव a as 124 and b is 24। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी फिर से डिवीजन करेंगे, देन वी गेट, जब आप डिवीजन करोगे 24 से, जब 24 से डिवीजन करोगे तो हम क्या लिखेंगे, 124 का जो आंसर आएगा क्या आएगा, 24 इंटू 5 प्लस में 4। फिर भी अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर r अभी भी 4 आ रहा है जो 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा फिर, अगेन क्या हो जाएगा, a जो हो जाएगा 24 और b हो जाएगा जो हमारा रिमाइंडर था 4। फिर डिवीजन, देन वी गेट क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू क्या, 24 इज इक्वल टू कितने पे जाएगा, 6 एंड डिवाइजर था 4, कोशेंट आया 6 प्लस में 0, है ना, ये आ गया। नाउ
r is equal to 0 रिमाइंडर। सो नाउ HCF कितना आ गया हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, आगे अब यहाँ पे जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो डिवाइजर है वो हमारा HCF आ गया। HCF इज 4। क्लियर है सबको? Now we move on to the next example. Next example says show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. अब सबसे पहले तो हमने अभी स्टार्टिंग में जब रिवीजन की थी इंटीजर देखा था कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन सा जीरो इंटीजर है। अब बात आ रही है सबसे पहले जो भी आपने स्टेटमेंट पढ़नी है उसको आपने ब्रेक करके पढ़ो। सारा पढ़ोगे कि क्या पूछा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप स्टेप्स में पढ़ो, उसको पार्ट्स में पढ़ो, फिर उसको अपने माइंड में सेट करो। क्या है? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो हम लिखेंगे लेट, तो उतना लिखते रहो, लेट वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं? वो हैं 2, इवन भी हैं पॉजिटिव भी हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा है इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वो कौन कौन से होंगे? लेने पॉजिटिव है और ऑड भी होने चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 यही है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब देखो जी, इसको अगर हम, वो कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब ये चेक करो किस फॉर्म में आ रहे हैं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे हमें इस फॉर्म में पूछा हुआ है ना, 2 के मल्टीपल की फॉर्म में पूछा है। जब भी आप करते हो कोई भी नंबर डिवाइड, हम कह रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू, है ना, b यहाँ पे डिवाइजर है ना, बी क्यू प्लस रिमाइंडर आता है ना कुछ ऐसे, है ना, यही कह रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में यही लिखा है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी हमारा यहाँ पे ये क्वोशिएंट, ये हमारे डिविडेंड है, उनके आंसर 2q का मतलब अकेला लिखा है तो प्लस 0 भी लिख लो इसको, और इजी समझ आ जाएगा। यानी कि 2q प्लस r के फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो b है वो 2 है। हम 2 से इनको डिवाइड करके देखते हैं। लेट 2 को, यहाँ पे डिविडेंड भी 2 है, डिवाइजर भी हमारा 2 है। इससे क्योंकि हम इनको अगर कर रहे हैं इम्प्लाइज, यहाँ पे अगर हम ये 2q प्लस 0 से आप इसको ऐसे कंपेयर करो, ठीक है, क्यूब से क्यू मैच कर रहा है, r 0, ये तो अभी हमने वेरीफाई करना है, b की जो वैल्यू है वो 2 है ना, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और डिविडेंड तो हमारा यहाँ पे जो है ये 2, 4, 6, इस पे हमने चेक करना है। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0, यानी कि 2 क्या आया, 2 का आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई में 1। अब 4 को डिवाइड करके देखो 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, यानी कि 4 का आंसर क्या आया, 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे 6 को करके देखो, 2 3 जा 6, कट गया, 6 का आंसर आया 2 इंटू 3। 8 का 2 4 जा 8, वो भी 0। 10, 2 5 जा 10। ऐसे आप करते जा रहे हो पॉजिटिव इंटीजर का। ऐसे अब ऑड का करो, ठीक है, 2 से ही करना डिवाइड, 1 को डिवाइड करो 2 से, 1 को डिवाइड करो, 0 से नहीं जाएगा, यानी ये 0 आ गया, बैलेंस बचा 1। 3 से करो,
2 1 जा 2, बैलेंस रहा 1। 5 को करो, 2 2 जा 4, बैलेंस रहा 1। 7 को करो, 2 3 जा 6, बैलेंस रहा 1। एक और नंबर को कर लो ट्राई, जितने मर्जी कर लो। 2 4 जा 8, बैलेंस रहा 1, है ना। सब में ऐसे ही आ रहा है, यानी जो 1 को किया है आपने, क्या आया है, क्या आया, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस में 1। 3 जो किया, 2 इंटू 1, क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 1 प्लस 1 आ रहा है ना। 5 को किया, 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 है, 2 2 जा 4 किया है ना हमने, प्लस 1। 7 को किया है आपने, 7 का 2 इंटू 3 आया, 2 इंटू 3 प्लस 1। 9 को किया आपने, 2 इंटू 4 प्लस 1 आया, ऐसे ही आ रहा है। तो अब यहां से देखो, क्या कोई पैटर्न आपको समझ आ रहा है कि कोई एक जैसे सीक्वेंस बन रही है, कोई चेन बन रही है? हाँ जी, बिल्कुल बन रही है। ये देखो, 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिया। ये जो है, इसको हम अगर क्यू का नाम दे दें, क्यू जो क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जा रहे हैं, 2 क्यू की फॉर्म आ गई। यहां से चेक करो, इट इज ऑफ द पैटर्न या इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में जा रहे हैं? 2 सब में कॉमन है, हाँ जी हमने 2 लिख लिया। यहाँ पे इसको क्यू नाम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 जा रहे हैं, प्लस में सब में 1 भी कॉमन आ रहा है, यानी ये 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में है और ये 2 क्यू के फॉर्म में है ना। तो ये जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं 2 क्यू के फॉर्म में, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में हैं। तो ये हमने हेंस वेरीफाइड, आपने लिख देना हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम ऐसे, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे अब इवन और ऑड की बात नहीं आई, यहाँ सिर्फ ऑड की बात आई है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सेम क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अब तो सबको आ गया होगा ये समझ कैसे करना है। हमने पॉजिटिव इंटीजर, लेट पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स आर क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, है ना। इस टाइप के हो गए ये नंबर्स। अब हमें क्या करना है, वो पूछ रहा है कि क्या या तो वो इस फॉर्म में आएंगे या इस फॉर्म में आएंगे। यूक्लियर डिवीजन लेमा क्या था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम इनको इससे कंपेयर करें, यहाँ पे B 4 है, क्यू लिखा है, R या तो 1 होगा या 3, कुछ ऐसे। मतलब एक्चुअली में जो डिवाइजर है वो क्या है, 4 है। तो हमने यानी अपने इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करके, आप देखते जाओ जरा, 4 से इसको डिवाइड किया, नहीं जा रहा, 0 यानी बैलेंस रहा 1। 3 को किया 4 से डिवाइड करोगे, ये नहीं इससे डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर 3। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 को डिवाइड करके देखो 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 1। 7 को करके देखो, 7 को जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 3। 9 को करके देखो 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, कितना बैलेंस रहा इसमें, कितना रिमाइंडर आया 1। और करके देख लो 1 2 एग्जांपल। 11 को करके देखो 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर रहा 3। आ रहा है ना इस तरह से। 1 2 एग्जांपल और करके देख लेते हैं। 13 को करके देख लो, 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1। 15 को किया, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3। तो इस तरह से अगर आप मैं नंबर लिखूं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। अब इन नंबर्स को लिखो जरा कैसे। अब हम अगर लिखें यहां से, क्या होता है हमारा डिवाइजर, मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते हैं, कोशेंट,
प्लस में लिखते हैं रिमाइंडर, ये आया। अब 3 का क्या आंसर आया हमारे पास, डिवाइजर है 4 और कोशेंट क्या आया है 0, प्लस में रिमाइंडर क्या आया है 3 आया है ना। अब अगला 5 का क्या आंसर आया है, डिवाइजर है 4, कोशेंट कितना आया यहाँ पे 1 और रिमाइंडर कितना आया, वो भी 1 आया। 7 का क्या आंसर आया था, 7 को हमने किया था 4 इंटू 1 प्लस में 3। 9 को किया था 4 इंटू 2 प्लस में 1। 11 को किया था हमने, कितना आया 4 इंटू 2 प्लस में 3। 15 और 13 को किया, 13 को किया कितना आया 4 इंटू 3 प्लस में 1। 15 को किया था 4 इंटू 3 प्लस में 3। यही सब किया है ना, ऐसे ही किया। अब यहां से देखो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है, कुछ पैटर्न लग रहा है कि एक जैसा कुछ आ रहा है। हाँ जी, हमें तो दिख रहा है कि ये वाले नंबर्स में देखो 4 4 4 सब में कॉमन है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 1 2 3, ये नंबर कुछ भी अलग अलग जा रहे हैं, हमने इसको क्यू का नाम दे दिया। प्लस में सब में 1 कॉमन है, तो यानी ये 4Q + 1 की फॉर्म में है। और इधर से बाकी वाले जो आ रहे हैं 4 इंटू ये भी Q प्लस में 3, यानी कि 4Q + 3 है ना। यानी या तो इस फॉर्म में आ रहे हैं या इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो यानी कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म 4Q + 1 और इन द फॉर्म 4Q + 3 है ना, इसी तरह से आ रहे हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी हमने उसको प्रूव कर दिया, यस दिस इज ट्रू, हेंस वेरीफाइड। यहां पे आपने लिख दिया हेंस वेरीफाइड, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इट सेज ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो अब इस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, सबसे पहले वही जो मैं आपको कह रही हूं कि कोई भी जो ऐसे जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है उसको आपने पार्ट्स में पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स फॉलो करते जाओ। इसमें क्या कहा है कि एक स्वीट सेलर के पास बर्फीज हैं, है ना, उसने उसको ट्रे में लगाना है। तो एक ट्रे बना लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। उसने कहा है कि कुछ तो काजू बर्फी हैं, ये समझ लो मैं लिख रही हूं काजू की बर्फी हैं, है ना, काजू की, के से डिनोट कर रही हूं, सपोज कर लो, है ना, काजू काजू, ये सारा कुछ के से लिख रही हूं। ये सारा के से हो गया। अब वो ये कह रहा है कि कुछ काजू की हैं और कुछ बादाम की हैं। बादाम वाली भी मान लो मैंने ऐसे लिख दी बी 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 बी, ठीक है, बी। अब इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि हमने एक ट्रे में बर्फी लगा दी। अब जो उसने कहा है उस स्टेटमेंट को फॉलो करो। उसके पास 420, तो टोटल की उसकी 420 तो ये काजू वाली बर्फी हैं, है ना, और ये जो 130 हैं बादाम वाली बर्फी हैं। अब वो ये लाइन कह रहा है कि शी वांट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर, कि उसने लगानी ऐसे है कि सारों में ऐसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में रोज और कॉलम में लगी हो, बराबर बराबर हो। ये नहीं अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये जगह तो खाली छोड़ दी यहाँ पे, है ना, कि सेम नंबर में और टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब ये नहीं है कि यहाँ पे तो लगा दी उसके बाद ये जगह खाली, ये मतलब ऐसे स्पेस हमने खाली छोड़ के अगले रो में कॉलम में लगानी शुरू कर दी, ऐसे नहीं लगी है, पूरी प्रॉपर लगी हुई हैं बर्फीज, कि पहले पूरी रोज और कॉलम को कंप्लीट किए हुए हैं, तब जाके वो ट्रे को उसने पूरा फिल किया है ना। ये बात ऐसे कही है उसने। और अब उसने कहा कि बिल्कुल सेम रोज और उसमें कॉलम में ऐसे उसने लगाया कि ये बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है,
ये बिल्कुल एक ही लाइन में ऐसे ट्रे में बिल्कुल ऐसे लगे हुए, पर हमें ये नहीं पता कि ये कितने हैं, है ना। ये मान लो कि y ऐसे कॉलम है, बादाम के z कॉलम है, हम तो ये रो कह सकते हैं कि ये दोनों का कॉमन x कॉलम है ना। तो अब यहाँ क्या कह सकते हैं हम, टोटल काजू बर्फी कितनी है, काजू बर्फी बर्फीज कितनी है 420, 420 मतलब x इंटू वाई, x इंटू वाई। और टोटल बादाम बर्फी, टोटल बादाम बर्फीज वो कितनी है 130, वो कितनी होगी, यानी x ऐसे रोज है, z कॉलम है, x इंटू जेड। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, इनका मैक्सिमम ये क्या रोज हैं जिसमें ये प्लेस किए जा सकते हैं, क्योंकि ट्रे के कितने, तो यानी कि वो मैक्सिमम नंबर जो हमें इसका फाइंड करना है दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का। यही x मानना हुआ था ना हमने, ये x है, तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 420 एंड 130, है ना। यानी कि उतने नंबर ऑफ रोज जो होंगे जिसमें वो अपनी बर्फीज को लगा सकेगा। तो इन दोनों का HCF जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, अब वो कैसे निकलेगा, यहां पे कर रही हूं, ठीक है जी। 130 स्मॉलेस्ट नंबर को हम बाहर रखेंगे, 420 को अंदर रखेंगे, ठीक है। 131 को इससे करेंगे, कितने टेबल पर जाएगा, यहां पे कर देती हूं 130 और यहाँ 420, 2 से 3 से 4 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 300, ये 39 है ना। कितना बैलेंस हुआ 0, 12 माइनस 9 3, 30 हुआ, है ना, इतना ही हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा और 130 डिविडेंड बन जाएगा। ऐसे ही करना है ना HCF। अब कितने टेबल पे जाएगा, 3 4 पर डिवाइड हो जाएगा, 120, बैलेंस कितना आया 10। अब ये जो 10 है ये डिवाइजर हो जाएगा और 30 डिविडेंड, 10 3 जा 30, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो यानी ये जो 10 है, 10 जो है डिवाइजर है, इस डिवाइजर की वजह से हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है। सो इन 10 rows या वो कह रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन 10 rows, बर्फीज कैन बी प्लेस्ड, ठीक है। ये 10 rows, तो ये इसमें हमने निकालना था, है ना। तो आज हमने क्या इसमें किया, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया, हमने सबसे पहले रियल नंबर सीखे, उनको रिवाइज किया, उस रियल नंबर्स के अंदर हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा आया, जो हमने अपने किस तरह से किया कि वो डिविजिबिलिटी के ऊपर फॉर्म जो बेस था उसी के अकॉर्डिंगली आपने याद रखना है, उसी की एप्लीकेशंस को हमने किया, और इसके फर्दर जो इसकी एक्सरसाइज होगी उनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।